Hello friends, welcome to my channel. As you know, we are studying about the history of English literature from beginning. So we have seen in our last video that classical period is subdivided into four parts, that is Homeric period, classical Greek period, classical Roman period and patristic period. तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में होमरिक पीरियड को कवर कर लिया था, तो आज हम क्लासिकल ग्रीक पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो क्लासिकल ग्रीक पीरियड को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि इसमें हम सारे ग्रीक राइटर्स जो हैं उनको कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में होमरिक पीरियड के बारे में देखा था तो वो भी ग्रीक पीरियड ही था, बट उसका 800 BC में एंड हो गया। तो उसके बाद क्लासिकल ग्रीक पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें कि बहुत सारे राइटर्स, प्ले राइटर्स आते हैं। तो इसमें जो 3 फेमस प्ले राइटर थे उनके नेम्स आपने याद करने हैं, वो थे एस्किलस, यूरिपिडीज एंड सोफोक्लस। दे आर नॉन एज ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियन। तो इनको ग्रीक के बहुत ही फेमस ट्रेजेडियन भी कहा जाता है, जो कि तब उस टाइम पे जो एथेंस में गेम होते थे तो तब इनके ट्रेजेडीज़ को परफॉर्म किया जाता था, जिसमें कि ये ग्रीक गॉड थे जो डायनासिस, उसके वर्शिप में लिखा करते थे ये। तो इसी टाइम पे जो फेमस फेबल राइटर्स रहे हैं एसप्स, इन्होंने अपनी फेबल्स लिखी इस टाइम पे, जिनको कि मॉरल वे में ये प्रेजेंट करते थे अपनी स्टोरीज़ को, जैसे कि आपने एंट एंड द ग्रासहोपर सुनी होगी। तो इन्होंने अपनी फेबल्स को ग्रीक में लिखा, जैसे कि हमने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी, तो ऐसे ही ये ग्रीक में लिखते थे। तो हमने जो लास्ट हमारा होमर पढ़ा था, उन्होंने भी एपिक के साथ एक मॉक एपिक भी लिखा था, फ्रॉग एंड माइस। तो ये एसप्स की फेबल्स हो गई इस टाइम पे। तो इसके बाद आते हैं प्लेटो, जो कि ऑलवेज आइडियल की बात करते थे, आदर्श की बात करते थे, जो मतलब एक आइडियल स्टेट चाहते थे। तो उन्होंने अपना एक वर्क लिखा था रिपब्लिक। तो उसमें उन्होंने जो होमर था उसकी इलियाद जो थी उसको क्रिटिसाइज़ किया था। मतलब इन्होंने होमर यहाँ पे जैसे पोइट थे तो इन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया था इन्होंने। तो इलियाद में जो करैक्टर है एक एक्लीस, उसको इन्होंने वॉर मॉन्गर कहा था, मतलब कि खून का प्यासा। तो रिपब्लिक में इन्होंने आइडियल स्टेट की बात की है और कहा है कि पोइट शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम आइडियल स्टेट। तो इसके बाद फिर इनके जो डिसाइपल्स आते हैं अरिस्टोटल, जिन्होंने पोइटिक्स अपने वर्क लिखा जिसका नेम था पोइटिक्स। तो इन्होंने इसमें पोइटिक्स में अपने गुरु की ही बातों को डिफेंड किया। मतलब इन्होंने कहा कि जो पोइट्री होती है, यानी कि ट्रेजेडी जो होती है, उसका पर्पस होता है कथारसिस। अब प्लेटो ने तो कहा था, अपनी डेफिनेशन दी थी पोइट्री के बारे में कि पोइट्री इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी एंड पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइज। पर अरिस्टोटल ने उसकी डायरेक्टली इन बातों को कट कर दिया और उन्होंने कहा कि पोइट्री का पर्पस कथारसिस होता है, यानी कि उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी दैट अराउजिंग प्रॉपर propagation ऑफ दीज इमोशंस थ्रू पिटी एंड फेयर। तो अरिस्टोटल की पोइट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड उन्होंने जो इडिपस रेक्स है, फोकल की इडिपस रेक्स है, उससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी लिया। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करके इन सारे ग्रीक राइटर्स को, उनके वर्क्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एसप्स फेबल। तो जो एसप हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 620 BC ग्रीस में हुआ था। तो इनके बारे में कुछ मतलब कुछ बातें भी कही जाती हैं, जैसे कि सम सेज दैट ही वाज अ स्लेव हु टोल्ड सच क्लेवर स्टोरीज़। वो कहते हैं कि मतलब ये एक टाइम पे स्लेव रहा है, तो जिसके करके वो इतनी क्लेवर स्टोरीज़ लिखता था। एंड ही इवेंचुअली रोज टू अ पोजीशन ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस। एंड सम सेज ही वाज एन ओड लुकिंग फेलो, कि वो दिखने में मतलब अच्छा नहीं था। एंड शॉर्ट पॉट बैली थी उसकी विद स्क्विंटी आइज। अब उन्होंने बहुत सारी फेबल्स लिखी, जो कि फेबल्स होती हैं मोरल स्टोरीज़ होती हैं। ट्रेडिशनली इट इज़ शॉर्ट स्टोरीज़
विद टॉकिंग एनिमल एज मेन कैरेक्टर, जिनमें कि एनिमल्स होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उनको फेबल्स बोलते हैं। तो जैसे कि हम अपनी चाइल्डहुड से ही इन फेबल्स को सुन के बड़े हुए हैं, तो इनमें बहुत अच्छी अच्छी फेबल्स लिखी है उन्होंने, जैसे कि द लायन एंड द माउस, द फॉक्स एंड द ग्रेव्स, द वुल्फ एंड द क्रेन, बेलिंग द कैट, द फ्रॉग एंड द ऑक्स। ऐसे मतलब बहुत सारी फेबल्स उन्होंने लिखी। सेकंड, हम प्लेटो की रिपब्लिक को देखते हैं। अब जैसे कि आपको पता है इसमें उन्होंने पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया है, तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो एंशियंट ग्रीस से ही स्टार्ट होता है। अब प्लेटो के जो टीचर रहे हैं वो थे सुकरात। तो इसमें रिपब्लिक में 10 बुक्स हैं एंड प्लेटो वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रैशनलिस्ट फिलोसोफर रहे हैं प्लेटो, एंड ही क्रिटिसाइज्ड पोइट्री एंड पोइट्स इन हिज बुक रिपब्लिक। उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में पोइट्री को और पोइट्स को क्रिटिसाइज किया है। मतलब उन्होंने कहा है दैट आई विल नॉट अलो एनी पोइट्स इन हिज आइडियल स्टेट, कि मैं अपनी आइडियल स्टेट में किसी भी पोइट को एंटर नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं एंटर करने दूंगा? अब उन्होंने उनके ऊपर 4 ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, मतलब पोइट्री के अगेंस्ट उन्होंने 4 ऑब्जेक्शन रेज्ड किए हैं। क्या क्या है वो? उन्होंने कहा कि पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड पोइट्री इज़ अ एग्जैगरेशन। फिर वो कहता है कि पोइट्री इज़ अ नर्स ऑफ एब्यूज़, मतलब कि पोइट्री बुराइयों को जन्म देती है, बुराइयों की जड़ है ये। एंड पोइट्स शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द आइडियल स्टेट। वो कहते हैं कि जो कवि हैं उनको आइडियल स्टेट से निकाल देना चाहिए, उनको बेदखल कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो प्लेटो थे वो पोइट्री के बहुत अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा मतलब स्टूडेंट्स को कहा कि पोइट्री मतलब मत पढ़ा करो, उन्होंने दूसरों को कहा, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है और ये मोरालिटी भी नहीं सिखा रही। अगर मोरालिटी सिखा रही है तो इसको पढ़ा करो, अदरवाइज़ इसको मत पढ़ा करो। इसके अलावा आप फ़िलासफ़ी एंड हिस्ट्री पढ़ा करो, क्योंकि इससे नॉलेज गेन होती है और आप इस नॉलेज को आगे स्प्रेड कर सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक अकेडमी भी बनाई, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री को रीड करें और टाइम के रूलर बने वो। तो आगे प्लेटो कहते हैं कि जो पोइट हैं वो स्टूडेंट्स को फिनोमिनल वर्ल्ड दिखा रहे हैं, ना कि रियल वर्ल्ड उनको दिखा रहे हैं। मतलब जो दिख रहा है सिर्फ वही उनको दिखा रहे हैं। एक तो पोइट्री झूठ सिखाती है और ये ऊपर से उनको फिनोमिनल वर्ल्ड दिखाते हैं, ना कि रियल वर्ल्ड दिखाते हैं। मतलब जो वर्ल्ड दिख रहा है वही उनको दिखा रहे हैं, ना कि जो असल में जो रियल में है वो दिखा रहे हैं। अब रियल वर्ल्ड क्या है? जो आइडियाज़ हैं हमारे। फिर वो कहते हैं कि जो पोइट्री है वो इंसान को वीक बना रही है, अंदर से उसको कमज़ोर कर रही है, और ये पोइट्री जो है ये झूठ फैलाती है बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि पोइट्री ऑल्सो टेल्स लाई अबाउट गॉड्स एंड हीरोज़, मतलब जो गॉड्स हैं उनको भी ये आम इंसान की तरह दिखा के, तो ये भी इसमें झूठ दिखाया जाता है। फिर वो कहता है कि जो पोइट्री है उसको बच्चों की स्कूल की बुक से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो होमर ने एपिक्स लिखी थी तो वो भी बच्चों की स्कूल बुक्स में होती थी। तो होमर की इन सारी एपिक्स में गॉड्स को दिखाया जाता था, एज अ ह्यूमन भी दिखाया जाता था, जो कि रियलिटी में तो होता ही नहीं था। और जो मदर्स थी वो भी बच्चों को ऐसी ही स्टोरी सिखाती थी। तो ये सारा वो कहता है कि जो पोइट्री है ये लाई है, मतलब ये झूठ की बुनियाद है ये। Now we will move to Aristotle's Poetics, that is most famous work of Aristotle, and it focus on dramatic and literary theory. तो ये वर्क उन्होंने 330 BC में लिखा था एंड इट कंटेन 26 चैप्टर्स। तो अरिस्टोटल के जो गुरु थे, उसके जो टीचर थे वो थे प्लेटो। तो इन्हीं के चैलेंज में इन्होंने ये वर्क पोइटिक्स लिखा था। एंड नेक्स्ट इसका जो जॉनर है वो है ट्रीटिस। ट्रीटिस होता है एक रिटन एनालिसिस या डिस्कोर्स होता है जिसमें किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को डिटेल में स्टडी किया जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि अरिस्टोटल के जो टीचर थे, उसके जो गुरु थे, उनके जो विचार थे वो अरिस्टोटल से अलग थे,
क्योंकि उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में पोइट्री को डिफेंड किया। उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज़ थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, जो पोइट्री है वो रियलिटी से बहुत दूर होती है। तो उन्होंने जो मतलब पोइट्स थे उनको भी आइडियल स्टेट से बैनिश्ड करने की बात कही थी। तो इसी वजह से अरिस्टोटल ने पोइट्री को डिटेल में स्टडी किया ताकि वो इन सारे ऑब्जेक्शंस को डिफेंड कर सके। तो अब आप इसका एक ओवरव्यू देख लो ताकि आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले वो इसकी डेफिनेशन बताते हैं, फिर टाइप्स बताते हैं, फिर मिमेसिस यानी कि इमिटेशन को बताते हैं, फिर आगे वो मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन एंड मोड ऑफ इमिटेशन को बताते हैं। देन वो पोइट्री के डिफरेंट जॉनर्स यानी कि कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक के बारे में बात करते हैं। पर वो ट्रेजेडी और एपिक के बारे में जितना कुछ बताते हैं उतना कॉमेडी के बारे में नहीं बताते वो, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये वर्क या तो इनकम्प्लीट है या फिर इसका कुछ पार्ट मिसिंग है, क्योंकि अरिस्टोटल जो है वो कॉमेडी के ऊपर ना लिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो ट्रेजेडी के ओरिजिन के बारे में बताते हैं एंड थर्ड पार्ट में वो ट्रेजेडी को बहुत डिटेल में बताते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक एंड एलिमेंट्स, कथारसिस, इसको वो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ट्रेजेडी को। फिर लास्ट में वो हमें एपिक और ट्रेजेडी के बारे में बताते हैं कि एपिक क्या होती है एंड ट्रेजेडी क्या होती है और कैसे जो ट्रेजेडी है वो एपिक से सुपीरियर है, क्योंकि ट्रेजेडी में एपिक के सारे एलिमेंट्स होते हैं पर एपिक में ऐसा नहीं होता। अब हम इसकी चैप्टर वाइज समरी देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है इमिटेशन, द कॉमन प्रिंसिपल ऑफ ऑल आर्ट्स, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में इमिटेशन की बात की गई है। इमिटेशन मतलब एक्शन, किसी के एक्शन को कॉपी करना या नकल करना। तो इस चैप्टर में मीडियम ऑफ इमिटेशन की बात की गई है। अब इमिटेशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, मीडियम ऑफ इमिटेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन एंड मैनर्स ऑफ इमिटेशन। बट फर्स्ट पार्ट में हम मीडियम ऑफ इमिटेशन की बात करेंगे। मीडियम यानी कि वो तरीका या मीडियम जिसकी हेल्प से आर्टिस्ट इमिटेट करते हैं या नकल करते हैं। अब कुछ मीडियम हैं जो अरिस्टोटल ने बताए हैं, जैसे कि पेंटर के लिए कलर मीडियम है, पोइट्स के लिए लैंग्वेज एंड रिदम मीडियम है। तो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आता है हमारा द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अब पोइट्री किसी इंसान को या किसी ह्यूमन बीइंग को कॉपी नहीं करती, पर उसके काम या एक्सपीरियंस को कॉपी करती है, और जिसके एक्शन या एक्सपीरियंस को कॉपी किया जाता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन होता है। ये बेटर भी हो सकता है और वर्स भी हो सकता है। तो यही डिफरेंस है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी में। जो ट्रेजेडी है वो आइडियलाइज करती है, मतलब आदर्शवादी बनाती है, और जो कॉमेडी है वो कैरिकेचर करती है। कैरिकेचर मतलब हास्य रूप उसका, जैसे कि तुच्छ रूप दिखाती है वो। अगला हम देख लेते हैं मैनर ऑफ इमिटेशन, जिसमें कि एपिक एंड ट्रेजेडी आती है। इनके 3 तरीके हो सकते हैं। पोइट जो हैं वो नैरेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ड्रामेटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब दोनों का मिक्सचर हो सकता है। तो इन्हीं के बेस पे पोइट्री को क्लासिफाई किया गया या पोइट्री को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, पहला एपिक एंड दूसरा ड्रामेटिक, और आगे फिर ड्रामेटिक को ट्रेजेडी एंड कॉमेडी में बांटा गया। अब 4th चैप्टर आता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री। अब पोइट्री का ओरिजिन इंसान की 4 तरह की प्रवृत्ति से हुआ। पहला नेचुरल प्रवृत्ति, यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करना, जैसे कि कोई छोटा बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। दूसरा नेचुरल प्लेजर, जो अच्छी चीज़ों को इमिटेट करके मिलता है। एंड तीसरा किसी चीज़ को सीखने या समझने से हमें जो प्लेजर मिलता है। एंड चौथा हार्मनी एंड रिदम से मिलने वाला प्लेजर। अब पोइट्री के ओरिजिन से ही ये 2 भागों में बंट गई।
पहला वो पोइट्स जो सीरियस पोइट्स थे, जिन्होंने कि नोबल्स या महान व्यक्तियों के कामों को इमिटेट किया और इन्हीं से फिर हीरोइक या एपिक निकले, इन्होंने एपिक्स लिखे और उन्हीं से फिर ट्रेजेडी का ओरिजिन हुआ। और दूसरा फ्रिवलस पोइट्स जो कि हल्के नेचर के थे, जिन्होंने साधारण लोगों के एक्शन को इमिटेट किया और पर्सनल सटायर लिखे, जिससे कि कॉमेडी का ओरिजिन हुआ। अब नेक्स्ट 5th चैप्टर देखते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ रिडिकुलस, एपिक एंड ट्रेजेडी। इसमें अरिस्टोटल ने पहले कॉमेडी का सब्जेक्ट मैटर बताया है और फिर एपिक एंड ट्रेजेडी का कंपैरिजन किया है। कॉमेडी जो कि लोअर टाइप के करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है और जो एवरेज से भी बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पर वर्स का मतलब है रिडिकुलस, जिसमें कि किसी को पेन या हार्म नहीं, सिर्फ लाफ्टर प्रोवोक किया जाता है। कॉमेडी एंड ट्रेजेडी में कई तरह की सिमिलैरिटीज़ भी हैं, क्योंकि दोनों ही सीरियस करैक्टर्स को शो करती हैं। मतलब इसमें जो करैक्टर्स हैं वो एवरेज से कुछ बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस भी है। जैसे कि एपिक नैरेटिव होती है और ट्रेजेडी ड्रामेटिक होती है, और एपिक में 1 मीटर यूज़ होता है और ट्रेजेडी में मोर देन 1 मीटर यूज़ होता है। और जो एपिक है वो लॉन्ग होती है फॉर्म में, पर जो ट्रेजेडी है वो शॉर्ट होती है, जिसमें कि प्लेस और यूनिट का ध्यान रखा जाता है। तो दूसरा, अरिस्टोटल ट्रेजेडी को एपिक से सुपीरियर बताता है, क्योंकि ट्रेजेडी के सारे एपिक के सारे एलिमेंट ट्रेजेडी में तो हैं, पर ट्रेजेडी के एलिमेंट एपिक में नहीं हैं। चैप्टर 6 है डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, इट्स फॉर्मेटिव पार्ट। ये चैप्टर जो है ये पॉलिटिक्स का कोर है। ट्रेजेडी जो है वो कथारसिस प्रोवाइड करती है। कथारसिस मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, स्पेशली आर्ट के माध्यम से। जैसे कि ओथेलो प्ले में जब ओथेलो को ये रियलाइज़ होता है कि उसने गलती से अपनी इनोसेंट वाइफ को मार दिया, तो उस टाइम पे ऑडियंस को उस पर गुस्से के बजाय उस पर दया आती है। तो यही कथारसिस से रिलेटेड है। आगे पॉलिटिक्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, जिसमें कि प्लॉट, करैक्टर एंड थॉट आती है। नेक्स्ट है मीन ऑफ इमिटेशन, जिसमें कि डिक्शन एंड मेलोडी आती है। एंड नेक्स्ट है मोड ऑफ इमिटेशन, जिसमें कि स्पेक्टिकल्स यानी कि व्यूज़ आते हैं, जिसमें कि ऑडियंस के सामने इसकी प्रदर्शनी की जाती है। अब इन 6 में अरिस्टोटल ने प्लॉट को सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बताया है, इसको सोल बताया है। तो ये थी अरिस्टोटल के 6 चैप्टर की समरी, और बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।